नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की जीवन रेखाओं की, यानी कि यहाँ की नदियों की। पर क्या ये सिर्फ पानी की धाराएं हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा, एक जीता जागता नेटवर्क है जो पूरे देश को आपस में जोड़ता है। चलिए आज इसी नेटवर्क की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, सारी कहानी की जड़ बस इसी एक लाइन में है। यही छोटी सी बात कि बड़ी नदियां कभी अकेली नहीं बहती, हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे इन्होंने मिलकर भारत के भूगोल, यहाँ की संस्कृति और इतिहास को हजारों सालों से बनाया है। तो इस कहानी को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी होती क्या है? ठीक है, ये तो हो गई इसकी किताबी परिभाषा, लेकिन इसे असल में महसूस करने का, इसे समझने का एक और भी अच्छा तरीका है। हाँ, बिल्कुल एक विशाल पेड़ की तरह। सोचिए कि जो मुख्य नदी है वो उस पेड़ का मोटा तना है, और जितनी भी छोटी बड़ी नदियां उसमें आकर मिलती हैं वो सब उसकी शाखाएं हैं, जो उसे अपना पानी देकर और मजबूत और विशाल बनाती हैं। चलिए अब इसी पेड़ वाली सोच को लेकर हम चलते हैं सीधा हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, वो जगह जहां से भारत की कुछ सबसे ताकतवर और बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। और जब बात हिमालय से निकलने वाली नदियों की हो तो सबसे पहला नाम जहन में आता है गंगा का। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए ये आस्था और जीवन का दूसरा नाम है। और ये हैं गंगा की सबसे बड़ी ताकत, उसकी प्रमुख सहायक नदियां। इनमें से हर एक नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी का है, जो अपने रास्ते में लाखों लोगों का जीवन सींचती हुई गंगा में मिल जाती है। और देखिए ये नेटवर्क कितना गहरा और दिलचस्प है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, वो खुद भी एक अकेली नदी नहीं है, बल्कि वो भी एक पूरी नदी प्रणाली है जिसकी अपनी कई सहायक नदियां हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे एक बड़े पेड़ के तने से निकली मोटी शाखा की भी अपनी छोटी छोटी टहनियां होती हैं। यही तो इन नदी नेटवर्कों की खूबसूरती है। अच्छा, गंगा के मैदानों से निकलकर चलिए अब सफर करते हैं भारत के उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ तिब्बत के पठार से उतरकर एक शक्तिशाली गरजती हुई नदी भारत में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र। ये वो नदियां हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से उतरकर ब्रह्मपुत्र में अपनी सारी ताकत डाल देती हैं और उसे इतना विशाल बना देती हैं कि वो असम की पूरी घाटी को जीवन देती हुई आगे बढ़ती है। अब अपना रुख करते हैं पश्चिम की ओर, जहां हमें एक ऐसी नदी प्रणाली मिलती है जिसने एक पूरी की पूरी सभ्यता को अपना नाम दिया। बात हो रही है ऐतिहासिक सिंधु नदी प्रणाली की। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये इतिहास हैं। ये हैं सिंधु की वो 5 मशहूर सहायक नदियां। इन्हीं पांचों ने मिलकर उस उपजाऊ मैदान को बनाया है जिसे आज हम पंजाब के नाम से जानते हैं। तो ये सिर्फ भूगोल का एक फैक्ट नहीं है, ये तो संस्कृति है। इन 5 नदियों ने ही इस क्षेत्र को उसकी पहचान और उसका नाम दिया है, पंजाब, यानी पंज आब या 5 पानी की धरती। लेकिन कहानी सिर्फ हिमालय की बर्फ से पिघलकर बनी नदियों की तो है नहीं, है ना? भारत के दिल में बहने वाली उन नदियों का क्या, जो जीवन के लिए आसमान से बरसते पानी का इंतजार करती हैं। तो यहाँ खेल बिल्कुल अलग है। इन नदियों को जीवन हिमालय की बर्फ से नहीं, बल्कि हर साल आने वाले मानसून से मिलता है। मानसून की बारिश ही इन सूखी पड़ी नदियों में फिर से जान डाल देती है। प्रायद्वीप की 2 सबसे बड़ी नदी प्रणालियों पर नजर डालते हैं, गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी तो अपने विशाल रूप के कारण अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहलाती है। इन्हीं सहायक नदियों का जाल गोदावरी को इतनी ताकत देता है कि वो मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को सींचती है, और इसी वजह से ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रणाली बनती है। थोड़ा और दक्षिण की ओर चलें तो कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक और जरूरी जल नेटवर्क बनाती हैं, जो दक्कन के पठार को उपजाऊ बनाता है और वहां के जीवन को रफ्तार देता है। जहां ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, वहीं नर्मदा और तापी की कहानी थोड़ी अलग है। ये अपनी सहायक नदियों के साथ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती हैं। तो चलिए अब इन सभी अलग अलग नदियों के धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं कि आखिर में भारत के नक्शे पर पानी का ये जाल कैसा दिखता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये सिर्फ अलग अलग नदियां नहीं हैं, ये एक तरह से भारत के शरीर में फैली हुई वो नसें हैं जो हर कोने तक जीवन पहुंचाती हैं और पूरे देश को एक ही सूत्र में पिरोती हैं। ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है। ये नदियां सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं है,
ये एक अनमोल खजाना है, हमारी धरोहर है, जिन्हें हमें सहेजना है। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि हम इस पूरे के पूरे सिस्टम की रक्षा कैसे करें। मतलब इसकी सबसे छोटी धारा से लेकर सबसे बड़ी नदी तक एक साथ एक सिस्टम की तरह। सोचने वाली बात है। इस चर्चा के लिए धन्यवाद।